नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए यूपी स्पेशल हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर आरपी स्टडी चैनल उपस्थित है। तो आप लोग अपने कमेंट और अपना लाइक और अपना शेयर ज़रूर दें। हिंदी के सारे नोट आप लोगों को एक साथ एक स्लाइड में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप लोगों को हरियाणा टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सबके लिए काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बातें और इस पे चर्चा भी अपन करेंगे। तो हिंदी शुरुआत करते हैं हम वर्णमाला से। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। पहला ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। एमपी पुलिस पूछ लिया गया, यूपी पुलिस, सारे पेपरों में पूछा जाता है। दूसरी बात अपन करते हैं तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरे बिंदु की अपन बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। आइए अपन देखते हैं स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के प्रकार: मूल, ह्रस्व, लघु स्वर। दूसरी बिंदु की बात करें तो दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ये 3 होते हैं इसमें। ठीक, आप देखिए पहले मात्रा और मात्राएं, तीनों की मात्राएं पर अपन चर्चा करते हैं। पहले में मूल, ह्रस्व और लघु स्वर में आएगा अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर की जब हम बात करते हैं तो उसकी मात्राएं आती हैं आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ और औ। वहीं अपन लुप्त स्वर की बात करते हैं तो ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या उसी को लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ। दूसरी बिंदु पे जब अपन बात करें जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर अधिक समय लेते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। स्वरों की संख्या 11 होती है और अयोग्यवा स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं, जैसे आप देखें अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, व, अंग, अह। अनुस्वार के लिए चिन्ह पूछे जाते हैं अक्सर। यूपी टेट अक्सर ये पूछ लेता है कि कौन सा चिन्ह है, तो आप चिन्ह के देख लीजिए। विसर्ग के लिए 2 डॉट होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण: मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, पहले आप लोगों को बता दिया गया था, पुनरावृत्ति किया जा रहा है जिसे आप लोग विजुलाइज कर सकें। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 मूल स्वर इनको कहते हैं। जब अपन दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ 7 होते हैं। दीर्घ संधि स्वर, इसकी जब बात करते हैं इसमें 3 आते हैं आ, ई, उ। संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर ए, ओ और औ। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे होता है? अ प्लस ई बनता है तो ए बन जाता है, अ प्लस ए होगा तो ए हो जाएगा, अ प्लस उ होगा तो ओ होगा, अ प्लस औ बराबर औ। स्वरों का उच्चारण स्थान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये कहीं ना कहीं हर परीक्षाओं में स्वरों के उच्चारण से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप लोग देखें, कंठ स्वर अ और आ, तालव्य स्वर ई और ई,
ओष्ठ स्वर उ ऊ। मूल जो स्वर होता है मूर्ध्वाधर जिसे आप लोग कहते हैं उसमें री आता है। कंठ तालव्य स्वर ए ऐ। ओष्ठ कंठ ओष्ठ स्वर ओ और ओ। तो ये कंठ से जुड़ा आप लोगों को एक जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान जीभ के द्वारा कैसे और किन शब्दों की उत्पत्ति होती है या बोला जाता है। अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से ई, बड़ी ई, ए और ऐ ये 4 शब्द बोले जाते हैं। मध्य जीभ के मध्य स्वर से अ बोला जाता है। वहीं पार्श्व स्वर की बात करते हैं तो आ, उ, ओ, औ ये 5 शब्द हैं। अगली कड़ी में हम व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन पहले किसे कहते हैं उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। इनके 6 प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। स्पर्शी स्वर व्यंजन क से लेकर म तक टोटल 25 वर्ण इसमें आते हैं। वहीं उच्छिप्त या द्विग व्यंजन की बात करें तो ड़ और ड़ 2 ही शब्द हैं। अनुनासिक की बात करें अपन जिसे नासिक कहते हैं ड़, या अड़, न और म। प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण होता है। अंतस्थ स्वर व्यंजन य, र, ल, व ये 4 हैं। वहीं ऊष्म व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो स और ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और ये 4 शब्द। वर्ग तालिका में अपन समझने का प्रयास करें। देखिए इस प्रकार वर्ग तालिका बनाया गया है। क वर्ग, च वर्ग याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये 5 वर्ग हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब क वर्ग की अब बात अगर करते हैं तो क से लेकर घ तक कंठ व्यंजन है ये। च से लेकर चाल यानी तालव्य व्यंजन है। ट से अपन बात करते हैं ट, ठ, ड, ढ तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। वहीं त वर्ग की बात करते हैं त, थ, द और ध तो इसमें दंत व्यंजन होगा। प वर्ग की बात करते हैं तो ये आएगा ओष्ठ व्यंजन में प, फ, ब और म। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण जो कहलाता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब अपन महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अघोष की अपन बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ग अघोष कहलाता है। वहीं सघोष अघोष दोनों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं 5वां वर्ण सघोष घोष कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण सघोष। अर्धस्वर य और व 2 ही वर्ण आते हैं। वहीं पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ल, लुप्त व्यंजन की बात करें, लुंठित व्यंजन की बात करें तो र, ऊष्म संघर्षी व्यंजन की बात करें तो स है, जिनमें से स महाप्राण अघोष तथा ह महाप्राण भी होता है। संयुक्त व्यंजन ये 4 वर्ण छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब अपन देखते हैं संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। ये पूछा जाता है कि क प्लस स बनकर क्या बनेगा तो क्षेत्र बनेगा। त्र प्लस र त्र बनेगा।
ज्ञ प्लस इया बराबर अज्ञा बनेगा। स प्लस र स्र बनेगा। तो ये संयुक्त व्यंजनों का निर्माण था। अगली कड़ी में देखते हैं वर्णमाला एक नज़र में। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला स्वरों की संख्या 11, अयोगवास स्वरों की संख्या 2, कुल स्वरों की संख्या 13, स्पर्शी स्वरों व्यंजनों की संख्या जो है वो 25, द्विग व्यंजनों की संख्या 2, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, उष्म व्यंजनों की संख्या 5, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, कुल टोटल वर्णों की संख्या 52। आप लोगों को हिंदी का कंप्लीट नोट इस चैनल की ओर से यूपी टेट स्पेशल के लिए दिया जा रहा है, जिसमें संधि जो है बहुत ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से संधि का आप लोग अवलोकन करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं संधि पर अपन बात करते हैं। संधि किसे कहते हैं? पहला ही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब संधि की अपन बात करते हैं, जैसे विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। आ विद्या से आ अपन निकाल लेते हैं और इधर से फर्स्ट जो वर्ण दिए होते हैं उसके लास्ट का और इस दूसरे पक्ष का पहला वर्ण ले लेते हैं और अपन जोड़ के उसको देखते हैं तो क्या बनेगा? आ प्लस आ बन जाएगा। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। शिक्षा धन अर्थी बराबर शिक्षार्थी। संधि के प्रकार य भेद। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी जो संधि वो विसर्ग संधि। तो आइए अपन बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार व भेद। तो स्वर संधि को हम पहले ही लेते हैं और उसके प्रकारों पर नज़र डालते हैं। यहाँ 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये स्वर के प्रकार हैं। स्वर संधि की ये 5 प्रकार हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो दीर्घ संधि अ ई उ, गुण संधि ए ओ री, वहीं वृद्धि में ए औ, यण में य और व, अयादि में यदि 3 अक्षरों के बीच य व हो तब अयादि संधि होती है। दीर्घ संधि की बात करें, यदि अ आ ई उ के बाद समान स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर दीर्घ कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को समझाया गया है। प्रथम नियम जो लागू होता है वो है अ प्लस आ बराबर आ, या आ प्लस अ बराबर आ, या आ प्लस आ हो जाएगा तो भी बनेगा आ। उदाहरण भी आप लोगों के स्क्रीन पे। शिक्षार्थी, शिक्षा धन आर्थी, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, शिवालय, शिव धन आलय, शिवालय। महात्मा, महाधन आत्मा, महात्मा। परमात्मा, परम धन आत्मा, परमार्थ, परम धन अर्थ। रामायण, राम धन आयन। सत्या, ये अपवाद भी आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं जिस पे क्वेश्चन तो बनता है लेकिन इस पे अपवाद हो जाता है। अपवाद भी हैं इसमें, जैसे सत्याग्रही, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। दैत्यारी, दैत्य धन अरि, ये यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है इसलिए इसको आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। दिशांतर, दिशा धन अंतर।
दूसरे नियम की अगर अपन बात करते हैं तो ई प्लस ई या बड़ी ई और छोटी ई दोनों को मिलाने पर बनता है बड़ी ई। उदाहरण देखिए आप लोग, हरीश हरीश धन ईश बराबर हरीश, रविंद्र धन इंद्र बराबर रविंद्र, गिरीश गिरी धन ईश बराबर गिरीश, कपीस ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या राजस्थान रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, उदाहरणों पे विशेष करके अपना फोकस बनाए रहेंगे। ओ का नियम, महोदय बहुत ही अच्छा शब्द है, इसका कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा अपन लोग नियम देखते चलें। महाधन उदय बराबर महोदय, उधर फर्स्ट जब हम इसका विघटन करते हैं, विच्छेदित करते हैं या बांटते हैं शब्दों को, तो कैसे तोड़ते हैं इस शब्द को, ये समझने का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। अब महा जाए वहाँ से बड़ा अ निकाल लिया हमने और उदय का उ निकाल लिया, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। परोपकार, पर धन उपकार परोपकार, सूर्योदय सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। जलोर्मी ये पूछा गया 2017, 18, 13, 11 में ये पूछा गया प्रश्न है कि जलोर्मी का संधि विच्छेद कर दीजिए। इसमें 4 कूट दिए गए थे, उसमें ये देखिए कैसे बहुत ही माइनर और बहुत तकनीकी की क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महोत्सय महाधनुष्य आ प्लस उ बराबर ओ, चंद्रोदय चंद्र धन उदय बराबर चंद्र उदय। और का नियम की अपन बात करते हैं तो ये जो 4 वर्ण लिखे गए हैं आपके स्लाइड पे जो दिखाए जा रहे हैं उसमें से 100% किसी न किसी परीक्षाएं में पूछा जरूर ही जाता है। सप्त ऋषि सप्तधन ऋषि बराबर सप्त ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि बराबर महर्षि, देवर्षि देवधन अर्षि बराबर देवर्षि, ब्रह्मार्थ ब्रह्मधन अर्षि। अ प्लस री जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा। ये आपको जोड़ने का भी नियम साथ ही साथ बताते जा रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं तीसरी जो संधि है आपकी वृद्धि संधि की क्या नियम है और क्या ट्रिक है। यदि अ और आ के बाद ए ऐ ओ और औ स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः अ आ प्लस ए ऐ बराबर आय हो जाता है। दूसरी नियम की बात करें तो आ प्लस आ और आओ प्लस ही औ हो जाता है। यदि एक मात्रा से 2 मात्रा हो जाए तो वृद्धि संधि होगी 100%। आंख मूंद के आप लोग ऑप्शन मार के आइएगा, सही रहेगा। अय वाली मात्राएं सदैव सदा धन एव। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आ प्लस ए बराबर आय हो गया, आ प्लस ए बराबर आय, तथैव तथा धन एव, एकैक एक प्लस एक बराबर एकैक, मतैक मत धन ऐक को बराबर मतैक, रामेश्वर रमा धन ऐश्वर बराबर रामेश्वर, महेश्वर महाधनेश्वर महेश्वर। औ की मात्रा वाले नियम, बनौस वन धन औषध तो बनौषध हो जाएगा, परमौषधि परम औषधि, परम धन औषधि बराबर परम औषधि, परम औषध परम धन औष बराबर परम औष, महोजस्वी महाधन ओजस्वी बराबर महो ओजस्वी, आ प्लस ओ बराबर औ। अब अपन यण संधि की बात करते हैं। य तथा व से पहले अगर आए अक्षर तब यण संधि होगी य, या व से पहले अगर आए आधे अक्षर आए तब यण संधि होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि य तथा व से पहला अक्षर अगर आधा हो तो आप लोग यण संधि उसको समझ लीजिए। जैसे
यव्य, नव्य, ये सारे नियम आपको दिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। संधि के क्या नियम है? यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः मिलाने का तरीका देखिए आप लोगों को स्लाइड पे। य वर्ण का नियम, व का नियम, ई प्लस अ बराबर य, ई बड़ी ई प्लस आ बराबर या, ई उ बराबर यू, ई प्लस बड़ी ई बराबर उ, यू छोटी ई और बड़ी ई प्लस ए आय हो जाएगा। य वर्ण के उदाहरण अत्यधिक, अतिधन अधिक, ई प्लस उ य, अत्याचार, अति या आचार, अत्याचार, प्रत्युत्कार, प्रतिधन उपकार। न्यून, देखिए न्यून दिया, नी धन यून बराबर न्यून। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। यदि, नोट, यदि य वर्ण से पहले आधे वर्ण हो तो उनको छोटी ई की मात्रा में बदलकर लिखते हैं तथा आगे वर्ण में छिपा हुआ वर्ण लिखते हैं। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक का पहला जो वर्ण था वो था अति प्लस धिक बराबर अत्यधिक। इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अद्यपि, यद्यपि धन अपि, उपर्युक्त, उपरि धन युक्त, उपर्युक्त। व वर्ण के उदाहरण अन्यव्य, अनुधन न्यव्य, स्वागत, सुधन आगत बराबर स्वागत, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, स्वच्छ, सुधन अक्ष, स्वच्छ। रि वर्ण के उदाहरण पिताज्ञ, पिता धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा, तो होगा मात्रा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, इसका क्या होगा मात्राज्ञा। आइए अगली कड़ी में पांचवी संधि जो है अयादि संधि। अगर तीन अक्षरों के बीच में या व हो तो अयादि संधि कहते हैं। जैसे ट्रिक दे दिया गया, एक बना दिया गया य और तीसरा शब्द आपको दे दिया गया, आप देख लें नियम क्या कहता है, थोड़ा इस पे अपन फोकस करें, चर्चा करें। जहाँ पर य हो तो वहाँ पर ऐसे वर्ण हो जाते हैं जैसे ए, जहाँ पर व हो तो वहाँ पर औ हो जाता है। य का नियम और व का नियम। नयन, ने धन अन, नायक, नायक धन ऐक, गायक, गय धन अक, गायिका, गय धन इका बराबर गायिका, गायिका और गायक और नायक। ये 4-5 शब्द जो हैं यूपी टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो पूछे ही जाते हैं। शयन, से धन अन, चयन, चे धन अन। वहीं व के नियम पे बात करें तो जो पवन शब्द हमने आपको दिया है, बहुत ही विश्लेषण और बहुत ही विशेषज्ञों से, कई लोगों से इसको बनाने के बाद ही सारे क्वेश्चन और सारी चीज बनाई गई है। तो देखिए पवन, पो धन अन बराबर पवन, भवन, भो धन अन भवन, भावुक, भव धन उक भावुक। नाविक, नव धन एक बराबर नाविक, धावक, धव धन अक बराबर धावक। अब अपन व्यंजन संधि की ओर चलते हैं और देखते हैं व्यंजन संधि की क्या नियम है और क्या इंपॉर्टेंट्स हैं। ये व्यंजन संधि जिस पर बिंदी, जिस पर हो बिंदी तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है या कहा जाता है। जिसमें डेढ़ व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होगी। उदाहरण
देखिए व्यंजन संधि के संसार, अब ऊपर बिंदी आ गई तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं व्यंजन संधि की बात किया जा रहा है। पेपर में अगर पूछा जा रहा है तो 2 मिनट से अधिक का समय व्यंजन संधि के लिए मत लीजिए। अगर लेते हैं तो हमारा यह प्रयास असफल प्रयास है। संसार, सम धन सार बराबर संसार। अब उसी तरह संयोग देता है, ऊपर उसकी बिंदी लगी हुई है, तो आप देखते ही समझ जाइए कि ये व्यंजन संधि हमसे पूछा जा रहा है। तो और व्यंजन संधि को ट्रिक मारिए और आगे चलिए। इतना समय नहीं होता है कि आप नियम को फॉलो करेंगे, कुछ चीज़ें ट्रिक बेस पे भी होना चाहिए। संपूर्ण, सम धन पूर्ण बराबर संपूर्ण। संरक्षक, ये भी व्यंजन संधि है। त संबंधित नियम, त के बाद यदि ल हो तो त का आधा ल मान लिया जाता है, ऐसा इसका नियम है। जैसे तल्लीन, तत् धन लीन बराबर तल्लीन। उदाहरण देख लीजिए आप लोगों को। उल्लेख, उत धन लेख बराबर उल्लेख। उत धन उल्लंघन, शब्द दिया गया उल्लंघन। उत धन लंघन बराबर उल्लंघन। यत धन लास, यतलास। उत धन लास, उल्लास। त के बाद यदि च छ हो तो त का आधा च यानी हो जाता है। उदाहरण उत धन चारण, उच्चारण। सत धन चरित, सच्चरित। अब त के बाद यदि ज झ हो तो त का आधा ज यानी हो जाता है। उदाहरण सज्जन, पूछा गया क्वेश्चन सज्जन। सत धन जन। उत धन जैन, उज्जैन। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। उत धन झाक्य, उज्जाक्य। त के बाद यदि ह हो तो त का द तथा ह का आधा ह हो जाता है। उदाहरण उत धन हार, उद्धार। तत् धन हित, तद्धित। उत धन हित, उद्दित। छ से संबंधित नियम, छ से पहले कोई लघु स्वर हो तो छ से पहले आधा च यानी आधा च जोड़ देते हैं। जैसे पूछा जाता है अनुच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद। तो ये उदाहरण भी पूरे कलेक्शन किया गया है कि कहीं ना कहीं अगर आप उदाहरण को भी ध्यान से देखते हैं तो आपका हिंदी में 30 का 30 क्वेश्चन तो यूपी टेट के लिए बनेगा ही बनेगा। अब अपन नियम की ओर चलते हैं और नियम की बात करते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में बदलना। वर्ण कैसे बदल जाते हैं ये देखने की बात है और आपको समझाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। यदि किसी वर्ण का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मूल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ण में हो तो वर्ण का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। आइए अपन इस चीज को एक बार फिर रिपीट करते हैं, सुनिए। यदि किसी वर्ण का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मूल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ण से हो तो वर्ण का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। देखिए क को समझाने का प्रयास किया गया, क कैसे बदलता है और क्या बन जाता है। क है जो पांचवा अक्षर इसमें होता है वो अंग हो जाता है जो अनुनासिक है। आइए आगे चलते हैं। ये परिवर्तन इस प्रकार होते हैं, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। आइए उदाहरण की अपन बात करते हैं। उत्तधन, उन्मत्त, उन्मुख, जगन्नाथ, चिंतम, ये दोनों अनुनासिक हैं। जो इसमें तीसरा नियम दिया गया है उ प्लस उ बराबर उ, बड़ा उ बनता है। बड़ा उ और छोटा उ हो तब भी क्या बनेगा, बड़ा उ बनेगा। जैसे उदाहरण इसके पूछे जाते हैं गुरु उपदेश, गुरु
उपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश। बद उत्सव, बद धन उत्सव बराबर बद उत्सव। लघु उर्मी, लघु धन उर्मी बराबर लघु उर्मी। लघु उत्तर, लघु धन उत्तर लघु उत्तर। अब अपन बात करते हैं दूसरी संधि गुण संधि पे। गुण संधि की क्या परिभाषा और कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। किन किन वर्णों को मिलाकर गुण संधि बनाया जाता है। यदि अ और आ के बाद ई उ री स्वर आए तो इन दोनों को मिलाकर क्रमशः ए हो जाते हैं। अ प्लस ई और ई जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा। अ प्लस आ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। आ प्लस अ जोड़ेंगे तो अर हो जाएगा। ये ट्रिक शब्द सब आपके स्लाइड पे प्रस्तुत। छोटी ए की मात्रा इसके या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो यह गुण संधि होता ही होता है, 100% होता है। आइए देखते हैं, ये कुछ कलेक्शन किया गया शब्द है जो कहीं न कहीं पूछे गए शब्द हैं। ये समझिए कि ये बना हुआ क्वेश्चन है। जितने भी हम उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये हर एग्ज़ाम में या यूपी टेट, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, किसी न किसी यूपी टेट में पूछा गया ये सब कलेक्शन है। सुरेंद्र, सूरधन इंद्र। महेंद्र, महाधन इंद्र। सुरेंद्र, सूरधन ईश। सुरेश, नरेश, कमलेश, राकेश और रमेश। तो ये तोड़ने का भी आपको बता दिया गया। आइए चलते हैं अपन लोग आगे की ओर। हिंदी का ये कंप्लीट पैकेज आपके लिए यूपी टेट, एमपी, सी टेट सारे के लिए कंप्लीट हिंदी होगी। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो फिर दूसरी बुक भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 100% गारंटी है कि नहीं, इसी से बनेगा ही क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा इनमें से सारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ण का पहला क, च, ट, ये तो पहले भी आपको बता चुके हैं, रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसको देख लें। उदाहरण पर विशेष फोकस करिए। सतधन गुण, सतगुण। भागवत गीता, भागवत धन गीता। उत्तधन देश बराबर उद्देश्य। दिक धन विजय, दिग्विजय। कप धन जय, कपज। दिक धन गज, दिग्गज। दिगंत, एक शब्द है दिगंत। दिक धन अंत, दिगंत होता है। वाक धन ईश, वागीश होता है भैया। आइए अपन विसर्ग संधि की ओर चलते हैं। आज पूरे हिंदी के कंप्लीट पैकेज तैयार करने का प्रयास आप लोगों के लिए। तो आइए विसर्ग संधि पे अपन बात करते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है या कहा जाता है। बड़ा ही सरल नियम है इसका, आप लोग इसको बस समझने का प्रयास करिए। आपको लगेगा ही नहीं कि आप संधि पढ़ रहे हैं। यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए और बाद में आ, ई, उ अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो य, र, ल, व में से कोई एक वर्ण आए जो विसर्ग का र यानी हो जाता है। विसर्ग का जो चिन्ह है वो लोग आप लोग देख लीजिए ध्यान पूर्वक, और ये आपके स्लाइड पे उसके पूछे गए उदाहरण। विसर्ग पे अपन बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग विसर्ग संधि तो पहचान ही लेते हैं। यदि आधे आधे स हो तो विसर्ग संधि होगी। आंख मूंद की ट्रिक, अगर कहीं भी ऐसा शब्द दिखता है तो आप आंख मूंदिए और ट्रिक लगाइए, गोला करिए, चले आइए, ये आपका 100% सही होगा।
पहले, बीच में और बाद में। कोई लघु स्वर अ ई उ पहले, ई उ कोई भी स्वर इस तरह से दिखें तो आप समझ जाइए कि ये आपकी संधि पकड़ में आ गई। उदाहरण जो आपके स्लाइड पे। नियम की अपन बात करते हैं तो यदि विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ अथवा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो य, र, ल, व में से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग में ओ हो जाता है। विसर्ग संधि की ये पहचान है, ट्रिक है। एक के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये इसके जो उदाहरण है मनोज। अब थोड़ा सा समझिए, रुकिए और थोड़ा सा समझ लीजिए। मनोज, मनोहर, यशोदा, सरोज, मनोबल, मनोरथ, मनोरमा। मनोरमा ये टीजीटी में पूछा गया हिंदी 2013 या 12 में ये पूछा गया था संभवतः। मनोरमा। विशेष नियम जो है, विसर्ग संधि लुप्त हो जाता है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, उसके पहले स्वर्ग दीर्घ हो जाते हैं। निरोग, नि धन रोग बराबर निरोग। नीरस, नीरज, धीरज, ये तीन शब्द हैं, ध्यान से देख लीजिए। नि धन रस बराबर नीरस, नि धन रस बराबर नीरज। वाच्य परिभाषा से अपन शुरू करते हैं, छोटे से लेकर बड़े की ओर चलते हैं। तो अपन देखते हैं परिभाषा। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म का भाव किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहते हैं। कहने का सरल तरीका, जिस क्रिया से पहले यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो उसे वाच्य कहते हैं। ये तीन इस वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए आगे चलते हैं। अब पहला कृतवाच्य किसे कहते हैं समझते चलिए भैया। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। राम पत्र लिखता है, उदाहरण आपके सामने। राम पत्र लिखता है, सीधा सीधा संबंध, इसका मतलब ये कृतवाक्य है। मोहन गाना गाता है, रीना स्कूल जाती है। रुकिए, देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, अतः यहाँ कृतवाच्य ही होगा। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो या क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो वह कर्मवाच्य कहलाता है मेरे भैया। जैसे उदाहरण, राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, फैक्ट्री बंद करा दी गई। कोरोना काल में फैक्ट्रियां बंद करा दी गई कोविड-19 के चलते, तो उससे ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि फैक्ट्री बंद करा दी, कौन सा वाच्य होगा। तो सीधा आप कर्मवाच्य पर टिक करेंगे और मुस्कुराते हुए चले आएंगे। पत्र लिखा गया, दूध पिया गया, प्यार किया गया। पहचान, से के द्वारा अगर शब्द आए, से और के द्वारा अगर शब्द आए दिखे तो आप अपना दिमाग लगाइए और ट्रिक मारिए, गोला भरिए, चले आइए, समझ जाइए कि कर्मवाची पूछा जा रहा है हमसे। आइए भाववाच्य की वाक्य की ओर चलते हैं। भाववाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता व गौण अर्थात
कर्ता में कर्म गौण होता है लेकिन भाव की प्रधानता होती है, उसे क्रिया सीधा संबंध भाव से होता है, वह वाक्य भाववाच्य कहलाता है। इसमें भाव की उत्पत्ति होती है, जैसे मुझसे पता नहीं था, मुझे यह पता नहीं था, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। ऐसे वर्ण जब आए तो ये एक भाव है, वो भाव स्पष्ट कर रहा है, इसे भाववाच्य ट्रिक लगाइए और चले आइए। आइए आगे देखते हैं संज्ञा से अव्यय तक पद के भेद और प्रकार। ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आइए संज्ञा की ओर अपन बात करते हैं। संज्ञा परिभाषा क्या है संज्ञा की, वो जान लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 मूल संज्ञा होती है जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए अपन बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु व एक स्थान के बारे में बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो एक से अधिक बारे में बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, भवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि उदाहरण इसके। अब जातिवाचक संज्ञा पे अपन बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। पदों के नाम: पद जैसे एसडीएम, डीएम, उपराष्ट्रपति, सभापति, बीडीओ आदि। व्यवसाय की अपन अगर बात करते हैं तो वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों की बात करते हैं: पापा, नाना, दादा, काकी, चाचा, चाची, बुआ इत्यादि। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करते हैं तो आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर का नाम: स्टूल, कुर्सी, मेज। अब समूहवाचक संज्ञा की बात करें, वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है, वह सीधा सीधा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे काला घोड़ा, कक्षा, सेना, संगठन, अधिकारी, बारात, मंच, पुस्तकालय, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, सदस्य, गुण आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिना न जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूध, मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, गेहूँ, सोना, घी, तेल, कपड़ा इत्यादि। अब भाववाचक संज्ञा की अपन बात कर लेते हैं तो वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोध, ईमानदारी, गरीबी, चुभन, स्वार्थ, सुंदरता, ईर्ष्या, मिठास, खुजली, जलन, ये सारे चीज़। आइए अब लोग सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। भाई सबके नाम के आगे एक सर्वनाम होता है जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है मेरे भैया। हिंदी में सर्वनाम जो कितने हैं? 11। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सर्वनाम के भेद और उसके प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसमें 6 का विश्लेषण किया जा रहा है। आप सुनिए, ध्यान दीजिए और देख लीजिए। एक बार देखेंगे तो 100% आपका हिंदी से किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट नहीं रहेगा, डाउट खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए। अब 6 हैं, 6 को देखिए। पहला आएगा निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और वहीं संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे अपन बात करते हैं इनकी विशेष बातों पे, जैसे कर लीजिए इनकी परिभाषाओं पे। तो सर्वनाम, निश्चित सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं का बोध हो उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे वह, यह, ये, वे आदि। उदाहरण, यह मेरी कार है, यह मेरा घर है, यह मेरा, या वे तुम्हारे पति हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होती है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध हो, वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे चश्मे में कुछ गिर गया, रीना को कोई मिल गया। ये अनिश्चितवाचक संज्ञा, इसमें कोई निश्चित नहीं किया जा रहा है। आइए प्रश्नवाचक की बात करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछे जाएं, उसे सीधे समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक ही है। जैसे क्यों, कैसे, कब और कहाँ। अब संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो या पहला वाक्य हो इसके बाद आधारित हो, तो वह संबंधवाचक होता है। इसको तो आप लोग बहुत आसानी से जान लेते हैं। आगे आइए बढ़ते हैं। जो, जैसे, जिसका, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उदाहरण, जैसा देश वैसा भेष। आइए आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। आप स्वयं खुद जो कार्य करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम में आता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषों की संख्या 3, 2 ही पुरुष के गुण बताए जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। लेकिन तीसरा जो होता है वो अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे अब उत्तम में जो वर्ण रखे जाते हैं या जो वर्ण हैं, मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा। मैं, मेरा, मेरी, हम और हमारा। मध्यम में होगा तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुझे, तुझसे। और वहीं अन्य पुरुष की बात करते हैं, यह, वह, ये, वे। आइए विशेषण की ओर अपन चलते हैं। विशेषण की बात करते हैं। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। अरे भैया, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। विशेषण, जो शब्द विशेषता बतलाएं, सीधा सीधा उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें देखने योग्य है। विशेष्य, विशेषण और विशेषण व क्रिया विशेषण। अब विशेषण में जो आएगा, जो शब्द विशेषता बताएं वह विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य की बात करें, जो शब्द जिसकी विशेषता बताए जाते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। प्रविशेषण की बात करें, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वह सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा को धारण करते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आइए उदाहरण, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। सुमन का सुपर टेट में 5वां स्थान आया, यह निश्चित है। बारात में कुछ लोग आए, अनिश्चित संख्यावाचक शब्द। गुणवाचक विशेषण, जो किसी की गुण को बताए, सीधी सीधी बात, जो किसी की गुण को बताए वह गुणवाचक संज्ञा होता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणहीनता और स्वभाव के बारे में बोध कराएं वे गुणवाचक संज्ञा विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, काल बोध विशेषण, रंग बोध विशेषण, आकार बोध विशेषण, दशा बोध विशेषण और गुण बोध विशेषण।
विशेषण के बाद आता है आप लोगों का क्रिया। तो क्रिया पे अपन बात करते हैं। क्रिया की क्या परिभाषा है? जिन शब्दों से किसी काम का होना करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु का मूल क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया का निर्माण कैसे होता है इसको जान ले। धातु का ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। धातु प्रत्यय और क्रिया। चल, अब इसमें ना जब जोड़ेंगे तब होगा चलना, तो चलना एक क्रिया हो गई। पढ़, अब अगर इसमें ना जोड़ेंगे तो होगा पढ़ना। हंस, हंस में ना जोड़ेंगे हंसना एक क्रिया हो जाएगी। रो, रो में अगर न जोड़ेंगे तो रोना, ये एक क्रिया हो जाएगी। आइए अपन बात करते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रिया में दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई, ये दो क्रिया हो गई। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया, किसी की सहायता लिया जाए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्रिया के बाद अपन काल की बात करते हैं। काल का अर्थ है समय। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने, क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं मेरे भैया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। भूतकाल में 6, वर्तमान में 5 और भविष्य में 3। आइए अपन बात करते हैं भूतकाल की। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? पहचान का भी ट्रिक है। धातु में या, ई, ए, ई, आ अथवा चुका, चुकी आदि, ये क्या है? भूत के बारे में बताया जा रहा है। उदाहरण, राम खाना खा चुका है। चुका आ गया भैया, ये भूतकाल है, सीधी सीधी बात है। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। आसान, भूत व उसकी पहचान। भविष्यकाल की अपन बात करते हैं। भविष्यकाल परिभाषा, वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। ये मुख्य 3 रूप होते हैं। सामान्य भविष्यकाल, जिसकी पहचान होती है धातु में गा, गी, गे लगे रहते हैं। उदाहरण जैसे वह स्कूल जाएगा, वह खाना खाएगा, मैं पढ़ूंगा, वह पढ़ेगी। संभव भविष्यकाल माने संभावना जिसमें बनती है, शायद, हो सकता है, संभावना आदि प्रश्न शब्द होंगे तो आप लोग जान जाइएगा कि ये संभावना भविष्यकाल वाले वर्ण पूछे जा रहे हैं। शायद मैं कल जाऊं, शायद कल वह आगरा आएगा, वह आ सकती है, बारिश हो सकती है आदि शब्द आते हैं। हेतु या भविष्य से जुड़े एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं जाऊंगा, बस आओगी तो मैं स्कूल जाऊंगी। ये सारे जो शब्द हैं ये ऐसे दिए जाते हैं।
अपन अगली टॉपिक समास पर बात करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्त। जैसे राजपुत्र, देशभक्ति। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब तक, दादा। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि भाव समास। ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी के हो जाए, आप लोगों की वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रिक, अब तक, दादा। अ से होगा अव्ययी भाव समास, ब से हो जाएगा बहुब्रीहि समास, त से होगा तत्पुरुष समास, क से कर्मधारक समास और द से द्वंद्व समास। वहीं दादा की बात करें तो द से द्विगु समास। आइए आगे चलते हैं। चलिए स्लाइड आगे करिए। द्वंद्व समास, जिन समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच योजक चिन्ह और आए तो वह द्वंद्व समास कहलाएंगे। भैया सीधी सी ट्रिक आपको है कि जिस समास के बीच में एक डंडा जिन दोनों वर्णों के बीच में लगा हो तो आप समझ जाइए कि यहाँ झगड़ा होने वाली है, द्वंद्व होने वाला है। जैसे दिन रात, घास भूस, माता पिता, नर नारी, आगे पीछे, दाल भात, देश विदेश, ये सारा आगे। अपन द्विगु समास की बात करते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेष हो और उत्तर पद प्रधान हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, चौपाल, चौमाता, सप्तऋषि, दोपहर, अष्टाध्यायी, विरोध, सप्त सिंधु, सप्तऋषि, त्रिफला, त्रिलोक, त्रिलोकी आदि। आइए अपन बहुब्रीहि समास की ओर चलते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि उसका मिलकर तीसरे पद का निर्माण हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। जिन समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो बल्कि इससे मिलकर तीसरा पद प्रधान हो जाए या निर्माण हो जाए उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और बहुब्रीहि समास कहलाएगा। चक्रपाणी, पंचानन, पंचावटी, निशाचर, त्रिमुखी, 12 सिंहा, त्रिलोक, दशानन, गिरिधर, अजात शत्रु और पंकज उदाहरण। कर्मधारक समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्ण पद उत्तर पद की विशेषता व विशेष अथवा परमेय उपमर्मय संबंधित स्थापित हो वह कर्मधारक समास कहलाता है। जिसका समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्ण पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। चक्रपाणी, पंचानन, वीणावादिनी, पंचवटी, चतुरानन, दिशानन, 12 सिंहा, नित्रेय, दशानन, अजातशत्रु, पंकज आदि। कर्मधारक समास, जिन समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय अथवा उपमान का संबंध स्थापित हो वह कर्मधारक समास कहलाता है। तुलना करिए आप लोगों को ये दे दिया गया उदाहरण भी। गुरुपदेश, पकौड़ी, दही बाड़ा। दही बाड़ा पर बहुत संशय होता है भैया, इसको थोड़ा सा आप लोग दही बाड़ा को विशेष ध्यान दे लीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान अव्यय हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहचान पद आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग लगे हों तो आप समझ जाइएगा कि यह अव्ययी भाव समास है। आजीवन, आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुरूप, अनुकूल, यथावत, यथाशीघ्र, यथा, ये सब जितने हैं ये सारे अव्ययी भाव समास हैं। तत्पुरुष की अपन बात करते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो
तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। आपादान तत्पुरुष समास से अलग होने का भाव जहाँ उत्पन्न हो वहाँ आपादान तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष समास का, की, के, ना, नी, रे आदि शब्द आते हैं, जैसे रानी, राजा, रानी, पिताज्ञा, गृह स्वामिनी, विद्यासागर, शिक्षालय, राजा, राजपुत्र आदि। अधिकरण तत्पुरुष समास में पै पर, आप पर बीती, उदाहरण अगर ऐसा पूछा जाता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आइए अपन अलंकार की बात करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर का शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्यों की शोभा बढ़ती है। यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों में शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आइए अपन शब्दालंकार की बात करते हैं। जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है निम्न प्रकार से जैसे दिया गया है। इसके भी निम्न प्रकार होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए आगे चलिए। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तनुजा, तनुजा, तट, तमाल, तरुण, बौछाए, तारु चर की चंचल चारु चरण की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो ये उसके उदाहरण है, देख सकते हैं आप। आगे चलिए, बढ़ाइए आगे। सॉरी, कुछ चीज़ें समास का छूट गया था। तत्पुरुष समास के 6 भेद। हिंदी में कारकों की संख्या, कारक और चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के संबंध में संबंध का, की, के, ना, नारी। अधिकरण में पै पर संबोधन ए भो अरे। अनुप्रास अलंकार के भेद 5। अत्यंत अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार, वत्स्य अनुप्रास, श्रृंगार अनुप्रास अलंकार। तो आप लोग देखिए, थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई इसलिए हम थोड़ा सा अलंकार पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अलंकार अलग से बता दिया जाएगा। स्लाइड श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द के कई बार हो अथवा पर श्लेष अलंकार होगा। कहने का मतलब जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। इस तरफ के अगर शब्द आपको दिखे तो आप श्लेष अलंकार ट्रिक करके चले आइएगा। अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के आधार पर चमत्कार प्रकट हो वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार, उप समीप, उप का अर्थ होता है समीप प्लस मा, बोलना तुलना करना। अतः जब दो विभिन्न वस्तुओं के समान अर्थ का कारण समानता दिखाई दे तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। सा, इसका जो वाक्य वाचक शब्द है, सा, सी, सम, सरिस, सदृश, ज्यों त्यों। उपमेय, जिसकी उपमा की जाए वह उपमेय कहलाती है। जिसका उपमा किया जाए वह उपमान कहलाता है। कर कमल सा कोमल सा, तो जो कर होगा उपमेय होगा, कमल उपमान है, सा वाच्य है। उदाहरण जैसे दिया गया, पीपर पात सरस मंडोला, मुख चंद्र सा सुंदर, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा था। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं, जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना व्यक्त की जाए
या वर्णन हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान कैसे करेंगे? मनु, मानो, मानो, जानो आदि शब्द इसके आगे लगे रहते हैं। अतिशोक्ति अलंकार, जहाँ पर अतिशोक्ति हो, किसी चीज़ को बढ़ाकर बताई जाए, वो अतिशोक्ति होती है। जानते ही आप। आगे चलिए, नीचे बढ़ाई स्लाइड के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमा का भेद रहित, निषेध रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। आगे देखिए, बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में हो रही, तारा घट उषा नागरी। तो आज आप लोगों के लिए ये हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बातें, चर्चाएं हुई। आगे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए भाग को हम प्रस्तुत करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट लिखना ना भूलिए। तो आगे आप इस चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो लेके हम बहुत जल्द आएंगे। आप लोगों का जैसा कमेंट और जैसा लाइक सब्सक्राइब रहेगा, उसी के हिसाब से हम अगली वीडियो आप लोगों को बना के लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।